नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रत्याशित या अचानक धन समृद्धि के लिए कुंडली में क्या-क्या संयोजन होंगे, क्या-क्या ऐसा भाव कंसिडर किए जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। देखिए सडननेस के लिए आप लोग शुरू से जानते हैं, जो आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, कि जब भी अचानक कुछ ऐसा प्राप्त होने की बात होती है तो हम 8वें भाव को अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे, मृत्यु का पैसा, इस प्रकार से मानते हैं। और इसका एक ज़्यादा खुला रूप, माने वो भी एक प्रकार का सडननेस हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खुलापन ज़्यादा है। वो है 5वां भाव। माने जिस प्रकार हम बोल देते हैं जुए का पैसा, कोई ऐसा कैसीनो वगैरह का पैसा, वो हम 8वें भाव का विषय मान रहे हैं। लेकिन जो ओपन शेयर ट्रेडिंग से कुछ ऐसा पैसा निकाल रहे हैं और बाकायदा वो एक रजिस्टर्ड फर्म के जरिए कुछ ऐसा फायदा मिल रहा है, तो 5वें भाव का विषय। माने आप इस चीज को अंतर कर पा रहे होंगे। यदि कोई ऐसा माने जुआ घर और इस प्रकार कैसीनो, कई जगह आप जानते हैं ये लीगल है, तो वो उस चीज से होने वाले लाभ को हम ज्यादा जोड़कर देखते हैं 8वें भाव के साथ। हालांकि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कर्म में जाने की बात नहीं करते हैं। फिर भी यदि समझना हो कि भाई क्या जीवन में 8वें भाव का जो कुछ ऐसा धनात्मक पहलू है, माने हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माने विनोद वश कह लें आप उसको। और तो 8वें भाव का जो एक कैसीनो वाला पार्ट है, वो अगर बली है 8वां भाव, तो उससे अपने को लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत होता है। 8वें भाव में उच्च के ग्रह बैठे हों, 8वें भाव का स्वामी स्वराशि का हो, और इंटरेस्ट के साथ साथ उनको उनके अंतरदशा महादशा में ऐसी चीजें प्राप्त भी हो जाती हैं। ठीक हो गया। जैसे यदि सूर्य बैठा है मेष राशि का, तो वो पूर्वजों से, पिता से, उनके माने खासकर उनके देहावसान के बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा अप्रत्याशित, माने जिसके बारे में वो विचार भी नहीं कर रहा था, कुछ ऐसी जमीन जायदाद भी उसको मिल जाती है जिसके बारे में उसको कोई अनुमान नहीं था। और जो 5वां भाव है वो फैमिली प्रेस्टीज जरूर है, लेकिन वो उसका ज्यादा धनात्मक पहलू माना जा सकता है। परंपरा से कोई प्राप्त पदवी थी, और उसको हम मुख्य रूप से 5वें भाव को मृत्यु के पैसे के साथ या इस प्रकार के पैसे के साथ नहीं देख रहे। माने वो परिवार है और परिवार के रहते रहते इस प्रकार का कुछ पदवी प्राप्त हो जाना। मेरे मान लीजिए मेरे पिताजी कोई ऐसा, उनको शुरू से ही राजपुरोहित जैसा कोई पद मिला, तो 5वां भाव मेरा बहुत बली है, 5वें भाव का स्वामी बहुत बली है, तो मुझे भी परंपरा से प्राप्त पदवी का सम्मान मिल जाएगा। अभी इसमें हमने 11वें और दूसरे को भी, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हम एक इस चार्ट के जरिए समझे, अभी हम मुख्य रूप से बात कर रहे थे अचानक होने वाले लाभ के लिए 5वां और 8वां मुख्य रूप से माना जाता है। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। 8वें में एक प्रकार अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे मृत्यु का पैसा, थोड़ा सा ऋणात्मक पहलू यदि कोई कहे तो माने आप इस अंतर को समझ पा रहे हो, जो हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कुछ 2 नंबर, कुछ ऐसा जुए का पैसा। ठीक हो गया। वो हम 8वें के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। और ओपन शेयर ट्रेडिंग से और एक सम्मान के जरिए, एक परंपरा से प्राप्त पदवी थी, वो सम्मान बढ़ा, अपने को भी उसका इनडायरेक्टली उसको धन के रूप में भी उसका लाभ मिला, तो वो 5वें भाव के जरिए। अभी 5वें भाव को 11वां भाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माने 11वें में कोई ग्रह बैठा हो तो 5वें पर धनात्मक या ऋणात्मक असर डालता है। इसी प्रकार से 8वें भाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरा भाव। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये 4 भाव एक दूसरे से जो केंद्र में आ जाते हैं, माने आप यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4,
फिर यहां से गिनते हैं तो 1 2 3 4, फिर यहां से गिनते हैं तो 1 2 3 4, फिर यहां से गिनते हैं 1 2 3 4, माने ये 4 भाव एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं। ठीक हो गया, दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और 11वां भाव। तो ये जो अचानक समृद्धि है, इसमें ये 4 भावों की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगी। ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं। प्राइमरी हाउस तो निश्चित रूप से 5 और 8 ही हैं, फिर भी इनका माने इनके जस्ट सामने जो आप समझते हैं, जो पूरी दृष्टि जो मानी जाती है 7वें में मानी जाती है। और भी दृष्टियां हैं, माने कोई 70% दृष्टि डाल रहा है, कोई 25% दृष्टि, वो और भी कई दृष्टियां, लेकिन पूरी दृष्टि जो हम मानते हैं 7वें भाव में मानते हैं। तो निश्चित रूप से 8वें में कोई ग्रह बैठा है तो 5 दूसरे में दृष्टि जमाए हुए हैं। अतिरिक्त दृष्टियां भी कई ऐसी हैं जो पूर्ण दृष्टियां रखते हैं, लेकिन सभी ग्रहों के पास पूर्ण दृष्टि हम 7वें की मानते हैं। राहु केतु अपनी 7वीं दृष्टि का एक प्रभावहीन माना जाता है, इसलिए 7वीं दृष्टि राहु केतु की कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं तो सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि उपस्थित है। और यह भी मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि राहु केतु की 7वीं दृष्टि क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव अलग अलग है। अगर दृष्टि कंसिडर करते रहेंगे तो फिर वो आप कुछ फलित समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए राहु की और केतु की जो दृष्टिहीन जैसा हम बताते हैं, वो केवल अपने लिए, कि भाई एक नाग के विष का असर अपने ऊपर नहीं है, अपने ऊपर प्रभावहीन है। ठीक हो गया, राहु केतु को देख रहा है, केतु को राहु देख रहा है, वो सब हम विचार नहीं करते। लेकिन केतु की और राहु की जो 5वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, अगर उसको हम कंसिडर नहीं करते, आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप उनको नहीं लगाते हैं तो कई ऐसी बारीकियां हैं जो रह जाती हैं। ठीक हो गया। और बात यदि राहु की आ रही है तो जी जो अचानक वाली बात आती है, सडननेस वाली बात आती है, उसमें राहु का पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशियों में बैठना और इन भावों के साथ यदि वो संबंध जोड़ लेता है, जैसे आप समझते हैं वृषभ राशि में राहु को बली माना जाता है और वो दूसरे भाव में आकर बैठ जाता है, हालांकि वो एक्सपर्ट नहीं है। फिर मैं अभी बात बता रहा हूं, अचानक समृद्धि का अर्थ ये नहीं होगा कि आपको कुटुंब का भी सारा बल मिल गया, आपके जीवन में स्टेटस बहुत बढ़िया है, आप बड़े भाग्यवान हैं। ठीक हो गया, ये अलग विषय है। अभी जो हम हेडलाइन कवर कर रहे हैं, अचानक समृद्धि की बात कर रहे हैं, वो अचानक प्राप्त हो गया। तो जब हम किसी को भाग्यवान मानते हैं, जरूरी नहीं कि उसको अचानक समृद्धि मिली है इसीलिए वो भाग्यवान है। अभी केवल ये एस्पेक्ट, इस एंगल से देखना है। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि राहु अगर वृषभ में है, कुंभ में है, कन्या में है और मिथुन में है और दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वो अचानक समृद्धि की दृष्टि से तो सही समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से राहु महाराज 11वें भाव में कुंभ राशि में है और कन्या राशि में है, मिथुन राशि में है, वृषभ राशि में है, तो वो अचानक समृद्धि की दृष्टि से वो बात समझ में आती है। 5वें भाव में इसी प्रकार से लेकिन कोई ये ना समझे अचानक समृद्धि आ गई है तो वही इकलौता भाग्यवान है। भाग्य की परिभाषा तो हम 9वें भाव से मानते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा गूढ़ विषय है कि कोई बहुत जीवन में दूसरे के कमाए धन से धनी हो जाता है, इसका अर्थ केवल इसको ही हम भाग्यवान की परिभाषा मानेंगे क्या? तो ये बिल्कुल अलग चीज। और एक व्यक्ति ऐसा है जो खुद उसने कमाया है, पाई उसने खुद से ही अर्जित की है, 9वां भाव उसका बहुत बली है, उसको कोई भी ऐसा धन प्राप्त नहीं हुआ जो किसी और के कारण है, लेकिन 9वां भाव उसका बहुत बली है, तो हम उसको भाग्यवान एस्ट्रोलॉजिकली मान रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, कोई ये ना समझे कि किसी ने बहुत धन दूसरे के द्वारा अर्जित कर दिया, उसने बिल्कुल भी उसके लिए मेहनत नहीं की, तो वो भाग्यवान है। ठीक हो गया, भाग्य तो फिर बहुत बड़ी चीज है। हर काम में जो उसको अप्रूवल चाहिए, उसको पूर्वजों को, उसका पिता का, न्यायाधीशों का जो बल चाहिए, वो 9वें भाव से प्राप्त होता है। तो अभी आपको समझ में आया कि समृद्धि के लिए या सडननेस के लिए ग्रह की दृष्टि से राहु आप जानते हैं शैडो है, वो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वो सूर्य के प्रकाश को रोक सकता है। सूर्य माने क्या? राजा,
राजा तक को रोकने की ताकत राहु महाराज में है। तो और जो ये जब धन की बात होती है, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी तत्व राशियां हैं वो धन के संग्रह के लिए विशेष बली मानी जाती हैं। और आप जानते हैं पृथ्वी तत्व राशियों की जब भी बात आती है तो वृषभ, कन्या और मकर, ठीक हो गया, ये अर्थ साइन इनको मानते हैं। और इनमें जोड़ने की, इनमें वस्तु लाभ देने का बल, अगर राशि बल से कोई प्लैनेट यहां बली होकर बैठा है तो अच्छा खासा ये बल माना जा सकता है, ठीक हो गया। और इसी प्रकार से अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे के बल के लिए हम केतु को भी कंसिडर करते हैं कि वो, लेकिन उनको पृथ्वी तत्व राशियां और वायु तत्व राशियों से थोड़ा सा परहेज है केतु को। तो केतु को हम जल तत्व राशियां और अग्नि तत्व राशियों में फेवरेबल मानते हैं। माने जैसे ज़ोडिएक का 8वां भाव वृश्चिक राशि है और ये केतु एक प्रकार से स्वराशि जैसा माना जाता है, ठीक हो गया। तो अगर केतु यहां बैठे हुए हैं और सामने राहु बैठे हैं तो ये अचानक समृद्धि की दृष्टि से अच्छा माना जाएगा, ठीक हो गया। और इस पार्ट को ये, क्योंकि केतु का स्वभाव है वो छुपा कर रखता है, इस पार्ट को ज्यादा नहीं बताएगा, ठीक हो गया। और यहां से आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर है, तो जब 8वें में केतु बैठा होता है तो व्यक्ति सामान्यतः अपने संबंधों, अंतरंग संबंधों को, जैसे आजकल कलिकाल में तो कुछ ज्यादा ही व्यक्ति अपने अंतरंग संबंधों को भी एक्सपोजर चाहता है। लेकिन जब 8वें में केतु जैसे ग्रह का प्रभाव होता है, दृष्टि होती है, तो व्यक्ति इस माने अपने अंतरंग संबंधों को बड़ा गुप्त रखना चाहता है, ठीक हो गया। और हम अपने बारे में जो बातें समाज को बताते हैं, ठीक हो गया, वो 8वें भाव से, और समाज मेरे बारे में कुछ ऐसा माने बात फैलाता है, ठीक हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक बाइटिंग, 12वां भाव, ध्यान रखना है। मैं अपने बारे में अगर कुछ गलत बयानबाजी करता हूं, मैं वैसा नहीं हूं, फिर भी मैं वैसा प्रोपेगेट करना चाहता हूं, तो अचानक होने वाले फायदे कम हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये विचार करना चाहिए इसको कि 8वें भाव को हम बोलते हैं कि मैं अपने बारे जो समाज में प्रचारित करता हूं वो सही प्रचार है कि नहीं है, या वो दुष्प्रचार मैंने प्रचारित किया है, माने गलत प्रचार किया है। तो वास्तविकता से परे चलकर मैं अपने बारे में कुछ प्रचार कर रहा हूं, तो ये 8वें भाव माने अचानक समृद्धि को धूमिल कर सकता है, ठीक हो गया। और जैसे मैंने बताया कि ये 8वां भाव एक प्रकार हमारे पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये हमारे स्पाउस का धन भाव भी माना जाता है, ठीक हो गया। तो मुख्य यही माने जाएंगे, किसी की वसीयत में किसी के जाने के बाद आपका नाम आ गया, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, वो 8वां भाव है। और कोई आपने इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस करवाया था कुछ ऐसा किसी के नाम से, कुछ आपको उसका बहुत अधिक लाभ मिल गया, इस प्रकार की चीजें 8वें भाव से देखी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हैं, आप ये भी नोटिस कर सकते हैं। हालांकि मुख्य रूप से आपको समझना था तो ये बात समझ में आ गई, बाकी आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मुख्य क्लास अभी यही समाप्त होती है कि अचानक समृद्धि के लिए भाव ग्रह कौन से माने जाएंगे। भाव 8वां और 5वां, ग्रह में राहु को पृथ्वी तत्व राशियों में इन भावों के साथ संबंध बन रहा है, वायु तत्व राशियों में इन भावों के साथ संबंध बन रहा है, केतु के लिए जल तत्व और अग्नि तत्व राशियों के साथ इन भावों का संबंध बन रहा है, और साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो 11वां और दूसरा, ये चारों एक दूसरे से केंद्र में है। और फिर ये 2-4 पॉइंट ये भी आप देख सकते हैं, लॉटरी, सट्टेबाजी या किसी भी अचानक अप्रत्याशित लाभ के लिए 2, 5, 8, 11वें घर उनके स्वामियों का आपस में संबंध होना चाहिए, अच्छी स्थिति में और अच्छी दृष्टि से युक्त, ठीक हो गया। तो अच्छी दृष्टियां, बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसे नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का प्रभाव है, तो कहना ही क्या। और जैसे मैंने बोला कि बृहस्पति सूर्य की लॉबी, चंद्रमा की लॉबी, स्वयं अपनी लॉबी, माने बृहस्पति के जो लग्न है,
मंगल की लॉबी के लिए ज्यादा अच्छे फल दे, क्योंकि वो तात्कालिक रूप से भी वो शुभ हो जाते हैं। और इसी प्रकार से शुक्र जो ग्रह हैं वो शनि की लॉबी, बुध की लॉबी, स्वयं अपनी माने शुक्र के लग्न के लिए शुक्र की दृष्टि का प्रभाव 2, 5, 8, 11 के स्वामियों पर ज्यादा धनात्मक समझा जा सकता है। ठीक हो गया। एक तो होता है नेचुरल बेनिफिट, होता है फंक्शनल बेनिफिट। तो आप समझ रहे हैं लग्न अनुसार फंक्शनल बेनिफिट भी तय किया जाता है। वित्तीय स्थिति और लाभ के लिए लग्न, द्वितीय, नवम और एकादश भाव तथा उनके स्वामियों पर विचार करना चाहिए। हालांकि मुख्य विषय नवम और एकादश माने नवम भाव अभी मुख्य विषय नहीं है, एकादश भाव अभी मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय अभी 8वां और 5वां ही है। फिर भी नवम भाव जिस प्रकार मैंने बोला भाग्य अभिवृद्धि के लिए देखा जाता है, तो यदि 8वां भाव बली है, नवम भी बली है, तो हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, जैसे मैंने बोला कि केवल अचानक समृद्धि मिल रही तो उसको भाग्यवान नहीं समझा जा सकता है। लेकिन 8वां भाव उसका स्वामी बली है, नवम भाव उसका स्वामी बली, ये दोनों का स्वामी एक होकर बली हो जाता है, तो फिर उसको हम अचानक समृद्धि भी दे रहे हैं, इसका लाभ भी मिल रहा है और उसको समाज भाग्यवान भी मान रहा है। नवम भाव पिता है, पूर्वज हैं। ठीक हो गया। तो वो उस प्रकार से इसको ऐड किया जा सकता है। लेकिन रडार पर क्या रखना है, अचानक समृद्धि के लिए 8 और 5वें भाव को रडार पर रखना है। ठीक हो गया। और जुआ माने एक प्रकार से बोलता है ना, ये भाग्य का खेल है। जुआ, सट्टा, रेस, लॉटरी, अनुबंध। लेकिन मैं फिर यहां क्लियर कर रहा हूं कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी कैसीनो या जुए या इस प्रकार के खेल को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। आदि में लाभ के लिए उपरोक्त से जुड़े 5वें घर और 5वें के स्वामी की मजबूती आवश्यक है। अभी एक अंतर समझना है, जहां पर ये भाग्य के चीजों में वो धनात्मक पहलू उसका ज्यादा है, पॉजिटिव साइड है। अगर कहीं अप्रूवल कोई कंट्री, उसकी सरकार कैसीनो या इस प्रकार के कामों को लीगल मानती है, उसका अगर पॉजिटिव साइड, किसी देश में आप ऐसा रह रहे हैं जहां वो कानूनी रूप से सुरक्षित है, कानून की दृष्टि से बुरा नहीं है, ऐसे किसी काम से यदि मुनाफा हो रहा है तो हम 5वें भाव से ज्यादा जोड़ते हैं। तो इस अंतर को समझना है। ये जो सट्टा और जुए की बात कर रहे हैं, अगर ये आप उस जिस देश में रह रहे हैं वहां पर गैर कानूनी माना जाता है, छुपकर आप उससे कोई लाभ कमा रहे हैं, वो 8वां भाव समझा जाएगा। ठीक हो गया। तो इस अंतर को आपको ध्यान रखना है। विवाह उपरांत धन। ठीक हो गया। विवाह के बाद किसी का भाग्य बहुत तेजी से बढ़ गया पार्टनर के कारण, इसी प्रकार उत्तराधिकार से कुछ प्राप्त हुआ, वसीयत, गोद लेना, पुरस्कार, गुप्त धन आदि में लाभ के लिए उपरोक्त से जुड़े 8वें घर और 8वें स्वामी की मजबूती आवश्यक है। ठीक हो गया। तो 8वें भाव की अच्छी स्थिति, 8वें भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति, और साथ साथ यदि हमारा 2, 5 और 11 भी बली है, तो हम ये कहते हैं कि भाई सामान्यतः जातक का विवाह उसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक हो गया। भाई 8वें का स्वामी बली होकर 11वें में बैठ गया, 8वें का स्वामी बली होकर दूसरे में, या दूसरे और 8वें में एक्सचेंज हो गया, तो ऐसा कुछ समझ में आता, तो उसको उत्तराधिकार, वसीयत, गोद लेने का लाभ, पुरस्कार से मिलने वाले धन की प्राप्ति होती है। लाभ के स्रोत और प्रकार का आकलन करने के लिए, ठीक हो गया, तो इनडायरेक्टली इनको भी जोड़ा जा रहा है। चौथे, 7वें और 10वें भाव पर विचार करना आवश्यक है कि हम अगर हमें कोई माने, हमने देखा हमारा 8वां भाव काफी बली आ रहा है, 5वां भाव काफी बली आ रहा है, अभी 8वां भाव बहुत बली है, साथ साथ चौथा भाव भी बहुत बली है। तो ये जो अचानक अप्रत्याशित लाभ मिला है, उसमें चौथा भाव क्योंकि बहुत बली है, तो उसमें लैंड, उसमें भूमि का, उसमें वाहन, भवन का बहुत बड़ा रोल होगा। और 8वां भाव बहुत बली है, या 7 और 8 दोनों का स्वामी एक होकर बली है, तो उसमें पार्टनर और पार्टनर का घर माने ससुराल
और पार्टनर, इन दोनों की भूमिका बहुत बढ़िया होगी। परिधान, पहनने को बहुत अच्छी पोशाक, ये सब चीजें अचानक बढ़ जाती हैं विवाह के बाद या ससुराल पक्ष की मजबूती के बाद। और दशम भाव को भी इस प्रकार समझना है, भाई हमारा 8वां भाव बहुत बली है, हमारा 10वां भाव और 8वें भाव के स्वामियों का संबंध आ रहा है, या 8वें का स्वामी 10वें में बैठकर बली है, तो हमारे ऑफिस प्रमाइसेस, ऑफिस स्टेटस में भी अचानक वृद्धि हो जाती है हमारे 8वें भाव के कारण। जैसे ही ये बात समझ में आती कि कुछ इनको विरासत का धन प्राप्त हुआ है, तो कोलीग्स, हमारे बॉस, हमारा ऑफिस में भी पद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इनको रिलेट भी किया जा सकता है कि ये स्वामी बैठा है किस स्वामी के साथ, या वो कॉमन हो गया है क्या, कि भाई 4 और 5 का स्वामी एक ही है तो उसका धनात्मक लाभ चौथे में मिल रहा है। इसी प्रकार 7 और 8 का स्वामी एक ही है क्या, इसका धनात्मक लाभ यहां मिल रहा है। तो इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। और बाकी इसमें जब द्वितीय, सप्तम, एकादश के स्वामी लग्न में स्थित हों और बृहस्पति द्वारा देखे जा रहे हो, तो अचानक और अप्रत्याशित लाभ देखा जाता है। अब ये बात ध्यान रखने वाली है, यदि इसमें बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि होगी तो वो चाहे कितना ही हम उसको जोड़ रहे हैं स्पेकुलेशन के साथ, लॉटरी के साथ, लेकिन वो गैर कानूनी काम से अपने आप को समृद्ध नहीं करेगा। बृहस्पति की खास बात है, बृहस्पति जो देता है वो स्थिरता प्रदान करेगा, बहुत लंबे समय रहेगा, सुख शांति प्रदान करने वाला होगा। ठीक हो गया। अब राहु जैसे जो प्लैनेट होते हैं वो बहुत तेजी से देते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई ऐसा, माने कुंडली में ओवरऑल बृहस्पति का बल क्षीण हो गया है, बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन है, तो राहु बहुत बली है, तो वो बहुत तेजी से कमा तो लेगा, जैसे 8वें, 5वें, दूसरे 11वें के साथ संबंध आ रहा है, लेकिन वो मन को बड़ा बेचैन कर देगा। जैसे मैंने कई बार बताया है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्चिका होता है। कर्क राशि क्या है? हमारा भवन सुख, घर, मातृत्व, नर्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग। तो बृहस्पति एक्सपर्ट है, तो बहुत माने भवन का सुख देने में एक्सपर्ट है। और इसके अपोजिट राहु का जो प्रवृत्ति है, माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर राहु यहां बैठ जाता तो खराब हो जाएगा। राहु यहां बैठा है, कोई बात नहीं। मान लीजिए 8वें में स्वराशि होकर राहु बैठा है, या दूसरे में स्वराशि होकर राहु बैठा है, पंचम में स्वराशि होकर राहु बैठा है, 11वें में स्वराशि या फेवरेबल राशियों में राहु बैठा हुआ है, बढ़िया दे रहा है। साथ साथ आपने देखा बृहस्पति जो ओवरऑल कुंडली का विजडम है, हमारा नैतिकता है, नैतिक मूल्य है, वो भी स्वराशि होकर बैठा है या उच्च राशि होकर बैठा है, फेवरेबल राशि में बैठा हुआ है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ओवरऑल एलिक्सर जो है, जो ओवरऑल निचोड़ है कुंडली का, उसमें सात्विकता का बल है। तो इतनी तेजी से कमाने के बाद भी उसके घर का जो भवन सुख है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपने देखा हो कई लोग ऐसे होते हैं बहुत तेजी से कमाते हैं, लेकिन अगर उनको उस बहुत तेजी से माने समाज में लगाने की बात आए, या रिटायरमेंट लाइफ में उसको उस कमाए धन को समाज सेवा में लगाने की बात है, उस कमाए धन से कुछ ऐसा मेडिटेशन कैंप, मेडिटेशन सेंटर बनाने की बात है, ऐसे लोग जहां कुंडली में सत्व बल ज्यादा है, उनके लिए ये पाठ बड़ा सरल हो जाता है, उनको कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन केवल तामसिक ग्रहों का बल ज्यादा है, सत्व क्षीण हो गया है, तो वो वृद्धावस्था तक इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना, और एक दिन संसार से चले जाते। तो ये ध्यान रखने, कुंडली का ओवरऑल बृहस्पति जैसे ग्रहों, इसीलिए कहा जाता है कोई भी लग्न हो, यदि बृहस्पति जैसा ग्रह ओवरऑल कुंडली में बली स्थिति में है, तो वो चाहे कितना तेजी से कमाए, उस धन से जब उसको मोह भंग करने का समय आएगा, जब उसका रिटायरमेंट के बाद फिर क्या जिंदगी भर इसी प्रकार से
कमाते ही रहेंगे क्या? माने अभी उम्र होगी 80 साल, फिर भी वही कमाते रहेंगे क्या? वही सैलरी फिगर जो मैं 50 साल में कमा रहा, 40 साल में कमा रहा था, वो मुझे 80 साल में भी ऐसे ही चाहिए क्या? अगर ये सब चलता रहेगा तो फिर मुक्ति बहुत कठिन हो जाती है। लेकिन अगर बृहस्पति जैसे ग्रह बली हो जाते हैं तो अचानक बहुत सा धन कमाने के बाद भी ऐसे व्यक्ति की तृष्णा ज्यादा बढ़ती नहीं है, ऐसे लोगों की प्यास ज्यादा बढ़ती नहीं है, शांत हो जाता है व्यक्ति। ठीक हो गया? तो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रख सकते हैं। बाकी वीडियो मुख्य रूप से तो आपको समझ में आ गई होगी किन भावों को ध्यान में रखकर समझना चाहिए। आप अपने चार्ट में लगाएं, अपने परिवार में कोई ऐसा सदस्य है उसके चार्ट में लगाकर देखें क्या ये कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा है, किस हद तक आप उसको समझ पा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लगातार एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, कुंडली न्यूमेरिकल्स की तरह है, जैसे गणित में बोलते हैं जिसने जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स किए उसका गणित उतना ही अच्छा है। गणित को केवल पढ़ते रहिए फॉर्मूला वो नहीं समझ में आएगा, गणित तो करने से ही आता है, माने मैथमेटिक्स करने से ही आता है। ऐसे ज्योतिष में भी है, ज्योतिष में अब फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं, अप्लाई करना शुरू करेंगे तो फिर समझ में आने लग जाएगा। जितने ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।